ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। म्यूजिक मीटअप के एक खूबसूरत एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उवैस अफजल और मेरे साथ हैं बिलाल राना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ आज साज के तारों के दो ऐसे फनकार मौजूद हैं जो न सिर्फ बाप बेटा हैं, उम्र जाहिर है उसमें फ़र्क है और उनके बजाने में भी फ़र्क है, उनके साज़ों में भी फ़र्क है। जी हाँ, मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ इफ्तिखार अहमद से। वालेकुम सलाम। और इफ्तिखार के साथ हैं इब्राहीम, मोहम्मद इब्राहीम। अब आपने इब्राहीम को देख लिया है कि इनके हाथ में गिटार है और बहुत यंग, बिल्कुल ऐसे जैसे नौखेज़ एक इंसान होता है और वो किसी फील्ड में वारिद हो रहा होता है, तो इब्राहीम बिल्कुल उसी तरह हैं। लेकिन उनके दाएं तरफ बैठे हुए, यानी मेरे दाएं तरफ बैठे हुए जो इफ्तिखार हैं, उनके हाथ में वायलिन इस बात का सबूत दे रहा है कि इन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है मौसीकी के इस दश्त में। तो आपकी मुलाकात इन दोनों बाप बेटा से करवा रहे हैं आज हम इस प्रोग्राम में, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं radio.gov.pk पर, और इसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो टेलिप्स के अंदर आप देख पाएंगे। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। इफ्तिखार, सबसे पहले तो ये बताएं कि वायलिन ही आपका इंतखाब क्यों, और इस इंतखाब तक पहुंचने में आपने कितने साज़ों पे तबाह आजमाई की? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अवैस भाई बुलाया। बिलाल भाई, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। आपने हमें बुलाया। ये सफ़र जो है ना, ये जैसे आर्टिस्ट आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो करते हैं। पहले पेंसिल्स के साथ स्केच करते हैं, फिर कलर्स के साथ, फिर अपना एक मीडियम चूज़ करते हैं। जो पेंटर्स होते हैं कि उन्होंने वाटर कलर करना है, उन्होंने ऑयल करना है, या उन्होंने कोई और मीडियम उन्होंने यूज़ करना है। ये सेंस बड़ी आहिस्ता आहिस्ता इंसान में पैदा होती है। जब मैंने हारमोनियम शुरू में सीखा तो हारमोनियम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था, ट्यून्स भी सारी बजती हैं। फिर गिटार पे जब स्विच किया तो गिटार में भी सब कुछ बजता है, वैसे ही मैंडोलिन जो है उसमें भी आप सब कुछ बजा सकते हैं। लेकिन इंसानी आवाज़ के करीब तरीन मुझे, या इंसानी गायकी के करीब तरीन मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही थी मुझे, जो आवाज़ को सस्टेन भी रख सके। हमारी जो गायकी है, जो ईस्टर्न हमारी जो गायकी है, उसके भी करीब तरीन हो। वो सिर्फ मुझे या तो सारंगी में नज़र आती थी या फिर वायलिन में पॉसिबल नज़र आती थी कि वायलिन में ऐसा हो सकता है, करीब तरीन। हाँ जी। लेकिन वायलिन की एक अपनी अट्रैक्शन है, प्ले करते वक्त भी एक स्टाइलिश लुक है। सारंगी थोड़ा सा ओल्डिश हो जाती है, और सारंगी खास तौर पे बजती है नाखनों के इस पोर्शन से, यानी जो नाखनों को गोश्त मिला रहा है उंगली के साथ, उसके ऊपरी हिस्से से बजती है। तो ये बजाना शायद ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल महसूस होता है। वो तो वक्त गुजरने के साथ साथ जाहिर है पेनफुल तो खैर ये भी होता है। वायलिन भी आप 4-5 घंटे इसको बजाएं तो आपके हाथों में वो जैसे ट्रैक्स बन जाते हैं, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो बन जाते हैं आपके हाथों में। और वो पेन के बगैर तो देखिए कुछ भी नहीं ना। मतलब इब्राहीम भी ये कहना चाह रहा है कि फ्रेट्स पे मैं भी अगर 5-7 घंटे अपने फिंगर्स को सस्टेन करता हूँ तो वहां पर भी निशान बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। और वो कितना पेनफुल होते हैं, काफी ज्यादा। खाना खाते वक्त वो चुभन सी होती है जी। अच्छा, ठीक है। तो इफ्तिखार, हम बात ये कर रहे हैं कि जो वायलिन है वो इंसानी आवाज़ के यानी गले के करीब तर बजा लेती है, इंसानी एहसास के भी करीब है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये बात मुझे कहनी चाहिए थी, लेकिन मुझे असल में वाकयातन मुझे भी बचपन से ना वायलिन ही पसंद। बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपनी आवाज़ को कहीं और से सुनते हैं। मैंने अपनी आवाज़ कहीं और से सुनी, मुझे खुद से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो हमिंग भी, मतलब आप उसमें कह सकते हैं कि हमिंग आ रही है, और वो वाली जो अंदर एक कर्ब है आपका, उसको बयान कर रहा है। बेशक, बिल्कुल। अच्छा इफ्तिखार, ये बताएं कि वायलिन को सोलो बजाना ज़्यादा मुश्किल है या एक ऑर्केस्ट्रा के अंदर एक पार्ट होके बजाना ज़्यादा मुश्किल है?
इनकी प्लेइंग टेक्निक्स में मुश्किल क्या है? दोनों अपने अपने तरीके हैं। जो लोग ऑर्केस्ट्रास के ट्रेंड होते हैं उनको ऑर्केस्ट्रास में मज़ा आता है, वो उसको एंजॉय करते हैं। उसको वो बिल्कुल जब वो पीस बज जाता है और वो कंडक्टर जो सामने खड़ा होता है वो जब आपको अप्रिशिएट करता है तो उससे बड़ी अप्रिसिएशन कोई नहीं होती। हमारे लिए जब हम सोलो बजाते हैं तो हमारे फिर कंडक्टर्स बढ़ जाते हैं बहुत सारे, एक्सक्यूज मी। तो ठीक है, वो हमारी वो ऑडियंस होती है जो हमें प्रेज करती है। फिर कुछ लोग तो मैंने देखा है जो बड़े बड़े जो वायलिनिस्ट होते हैं जब सोलो बजाते हैं तो लोग ऐसे हाथ बांध के ऐसे करके खड़े होते हैं, सुन रहे हो, समझ नहीं आती कि अब हमने इनकी तारीफ कैसे करनी, क्योंकि लफ्ज़ ये नहीं बोलता लेकिन गाता है। तो लोगों को उसके लिए वर्ड्स नहीं मिल रहे होते कि यार अब इनकी तारीफ हमने कैसे करनी है। तो दोनों तरह से अगर आपका कंपोज़र के साथ कंडक्टर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आपने काम बहुत अच्छा किया, तो आपको सेटिस्फेक्शन वहाँ से, क्योंकि आपने आपने चूज़ किया ना उसको, ऑर्केस्ट्रा का चूज़ किया या आपने सोलो एज ए सोलिस्ट आपने चूज़ किया। ठीक है, तो दोनों तरह से उसकी सेटिस्फेक्शन है। अच्छा इफ्तिखार साहब ये बताइएगा कि जो ख़ासतौर पे वायलिन, एक तो ये है हमारे यहाँ के लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, दूसरा ये कि स्टूडियो में भी जो सॉन्ग्स वगैरह रिकॉर्ड हो रहे होते हैं या बैकग्राउंड म्यूज़िक बन रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंटल, तो वहाँ पे भी आपने काम किया और कितना किया, और उसमें आपको लुत्फ़ ज़्यादा आया या लाइव इवेंट्स में? मुझे लाइव में ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, लाइव में ज़्यादा मज़ा आता है। कई मरतबा स्टूडियोज़ में इस तरह भी होता है कि या तो आपने पीस खुद से कंपोज किया वो तो बजाने का बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर आपका कंपोज़र ने पीस ऐसा बना लिया है जो आपको बजाने में मज़ा नहीं आया, तो फिर उसको रिकॉर्ड करने में भी मज़ा नहीं आएगा। सही, वहाँ पे कुछ ना कुछ रह जाती है, एक कमी रह जाती है हमेशा से। आप बहुत अच्छा भी बजाएं लेकिन अगर पीस किसी का है तो या फिर अगेन वही बात है कंपोज़र की और म्यूजिशियन की जो बॉन्डिंग या उस मेलोडी में अगर वाकई जान है जी, और अच्छी मेलोडी है, हाँ जी, सुरीली है, तो उसमें फिर आप अपना इन देते हैं। देखें आप पाकिस्तान में मैंने जो वायलिन पीसेस सुने हैं, जो अच्छे वायलिन पीसेस सुने हैं, वो रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, जी जी, उसमें वायलिन पीस है जो अभी तक लोगों को याद है। अच्छा, उसमें आ जाएं फिर एक रूना लैला का गीत है, उसमें वायलिन का पीस बड़ा अच्छा सोलो वायलिन बजा हुआ है। उसके बाद मेरे ख्याल उसमें भी है शायद मुझे दिल से ना भुलाना, लाइक दैट, इन इस तरह के जो महनाज साहब, हाँ जी, महनाज साहिबों के जो गीत, उसके बाद आप मुझे सोचना पड़ रहा है नहीं मिलेंगे कि आपको वायलिन सोलो पीस कहाँ मिलेगा। या जैसे उसमें थे ना जुनैद जमशेद का था एक जुनैद आंखों से जी, उसमें जो ओपनिंग ढूंढना पड़ेगा। देखे, वेरी रेयर इंस्टेंसेस वेयर वी कैन फाइंड अ सोलो वायलिन। वायलिन से थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं गिटार की तरफ। तो इब्राहिम से अभी मेरी प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से पहले बात हो रही थी, ये कहने लगे कि मुझे मेटल पसंद है, तो मैंने कहा यार मेटल को ज़रा डिफ़ाइन कर दो। तो इब्राहिम हमें ये बताएं, आपको मेटल पसंद है, मेटल है क्या? मेटल जॉनरा म्यूजिक का जिसमें मतलब क्या कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? जिसमें एंगर है, जिसमें गुस्सा है या अफसोस है? गुस्सा भी और अफसोस भी है, एग्रेशन ज़्यादा है, एग्रेशन ज़्यादा है, हाँ। एग्रेशन ज़्यादा है, इस तरह का जो साउंड हम सुन रहे होते हैं और वो अपने गले को फाड़ के गाने की कोशिश कर रहा होता है, वैसे इतनी देर सस्टेन नहीं कर सकता गला, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज होती है कि इतना मुश्किल जो गायकी का जॉनरा है इसके लिए गले को ख़ास तैयार किया जाता है? मेरे ख्याल से होगी, क्योंकि मैं सिंग नहीं करता, मैं गिटार पर प्ले करता हूँ। ओके, तो आप उस मुश्किल से गुजरे नहीं हैं, हाँ। जो गाने वाला गुजरा। अच्छा, आपको ये लगता है कि उम्र के साथ साथ, अच्छा वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता था, अभी भी शायद हो, कि जो छोटे बच्चे होते थे ना उनको ओल्ड सॉन्ग ज़्यादा पसंद होते थे और सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स पसंद होते थे, और ये वाले जो है ना ये बाद में जब वो यंग हो जाते थे तो मॉडर्न गाने उनको पसंद आ रहे हैं, पॉपुलर आ रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट्स भी इस तरह के। लेकिन आपका स्टार्ट मेटल से है, मेरा स्टार्ट मेटल से। मुझे लगता है कि वक्त गुजरने के बाद आप किसी सॉफ्ट साज में शिफ्ट हो जाएंगे जी, ये सॉफ्ट जॉनरा में शिफ्ट हो जाएंगे। आपको लगता है जी, ऐसा? मुझे लगता है।
लगता है। अच्छा, तो अभी कुछ सुनाएंगे हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को कोई? मेटल का जरा फील दें, क्या है मेटल? नाइस। तो बहरहाल ये एक वाकई एंगर और फ्रस्ट्रेशन को शो करता हुआ एक म्यूजिक अच्छा, है। लेकिन ये कि गिटार एक्चुअली दूसरी जी और जी है ना, हाँ। अगर मेटल का ही होता मेटल तो उसका तो वाला ज्यादा। ज़्यादा मज़ा हाँ, आता है। बेहतर मेटल है। तो एक इफेक्ट है जी ना। जी जी, हाँ। ऐसा है, और ऐसा जो Distortion। इलेक्ट्रिक गिटार Distortion, है उस हाँ, बेचारे की तो आवाज ही नहीं होती है। जी उसको हाँ। जब तक आप कहीं Amp नहीं इफेक्ट देंगे। एम्प नहीं देंगे, हाँ, तो ठीक है। ये जितनी अग्रेशन यहाँ कर सकता था मेरा ख्याल है वो काफी जी। कर वो लिया। कभी कर लिया। और स्पेनिश के साथ जो कुछ एग्रेशन किया जा सकता था, जी। ठीक हो गया। अच्छा इफ्तिखार, ये बताएं कि एक तो हम सोलो और इसकी बहस से निकल जाते हैं कि कौन ऑर्केस्ट्रा और जी, जी। कौन सा सोलो। ओवरऑल जो मौसीकी है वो इस दौर में बहुत सारी जहतें लेके सामने आ गई है। पहले शायद इतनी ज़्यादा जॉनरास से हमें वास्ता नहीं था, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। अब हमें ऐसा लगता है कि जो हमें पसंद है वो बहुत सारे यंगस्टर्स को पसंद नहीं है। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बड़ा तो अच्छा इस बहस से हम कैसे निकलें कि कोई कॉमन थ्रेड हो, कोई कॉमन प्लेटफॉर्म हो जिस पे हम सब एग्री हो जाएं कि ये म्यूज़िक है और ये अच्छा म्यूज़िक है, इसको कैरी ऑन किया जाए। सवाल। मैं नहीं समझता ऐसा हो सकता है, हम्म, ऑनेस्टली देखें, जो अली जफर की जो ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस राहत की नहीं हो सकती, राहत साहब की नहीं हो सकती। जो अली अजमत जो हैं, हम्म उनकी जो ऑडियंस है वो भी बहुत बड़ी ऑडियंस है। हम्म वो मेहदी हसन साहब की वो ऑडियंस नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। तो ये आपने अपने लिए चूज करना है कि आपने कौन सा रंग पहनना है, आपने अपने लिए चूज करना है कि आपने कौन सा म्यूजिक सुनना है। तो हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को, है सारे म्यूजिक। अच्छा चलें थोड़ा सा इसको डाइवर्सिटी हम, तो है ना, डाइवर्सिटी एक्चुअली है। यकीनन डाइवर्सिटी है, इसको थोड़ा सा हम एक और एंगल से लेते हैं कि सुर पे तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, मेलोडी को अच्छा बनाने में तो किसी का कोई गिला कबूल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं पे हम ये कह सकते हैं कि मेलोडी पीछे जा रही है और बहुत सारे दीगर फैक्टर्स सामने आ रहे हैं, या मेलोडी अभी भी राज कर रही है? नहीं, मेलोडी अभी भी राज कर रही है, हम्म मेलोडी अभी भी राज कर रही है। आप देखें एजे जहांजेब जो है, हम्म अहमद जहांजेब, अहमद जहांजेब, उन्होंने गाना बनाया, हम्म वो गाना अब एक एंथम की तरह सुना जाता है। तेरा मेरा है प्यार, तेरा मेरा है प्यार, इश्क मुर्शद, इश्क मुर्शद जी, की जो ओएसटी है, हम्म वो आप कहीं भी खड़े होकर बजा दें, आप बाहर खड़े होकर बजा दें, आप हम्म इस चीज से अलग कि वो ड्रामा कैसा था, क्या था। जी जी, हम तो म्यूजिक की आप उस म्यूजिक को देखें, आप कहीं खड़े होकर बजा दें, लोग एकदम खड़े होकर उसको सुनना शुरू कर देंगे। मेलोडी राज कर रही है। नहीं, लेकिन काम इसका करना मतलब ये है कि एक ख़ास किस्म का उसके अंदर लोच है, एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन है, हाँ, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि ये हम जैसे लोगों को ऑन एवरेज पसंद आया है? बहुत सारे लोग हैं जो इस जॉनरा को पुराना जॉनरा या ओल्ड, Old जैसे school कहते हैं। 90s या जी जी इस तरह का ओल्ड स्कूल कहते हैं जी, कि old नहीं school ये तो कहते बस उस टाइप का म्यूज़िक है। जी जी गो कि उसमें अच्छी म्यूज़िक अरेंजमेंट हुई है, सारा कुछ, जी जी लेकिन मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि क्या एक कॉमन थ्रेड अच्छी मेलोडी का आज यूथ और ओल्डर
थॉट्स को स्टिल कंबाइन कर सकता है? कोई ऐसा मेथड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उनको अपना जो असातिज़ा हैं उनको थोड़ा सा वहाँ से निकलना पड़ेगा जहाँ पे वो रहना चाहते हैं, जहाँ पे वो फंसे हुए हैं। जहाँ पे वो फंसे हुए हैं। ठीक है, जैसे हम अब स्पेसिफिक बात कर लेंगे, पाकिस्तान में जी, अच्छे मौसीकार, चंद अच्छे मौसीकार अभी भी मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है। लेकिन उनसे काम नहीं लिया जा रहा, या उनका म्यूजिक जी कहीं पे नहीं आ रहा, सामने नहीं आ रहा, तो उसकी वजह ये है। जी, सोहेल राना साहब ने कंपोज किया 70s में, अकेले न जाना। जी नहीं, आज जाने की जिद ना करो। जी उस वक्त दौर था मेहदी हसन साहब का, उस वक्त वो गाना, उसको वो जगह नहीं मिली जो अब है। मेलोडी है, जी लोग उसको अपने अपने तरीके से गा रहे हैं। बहुत सारे आप जिसकी बात कर रहे परफॉर्मर्स ने गाया है कवर। आप जिसकी बात करना चाह रहे हैं वो उसकी ड्रेसिंग है, उसकी अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट में आजकल का कंपोजर बहुत अच्छा है, मेलोडी में पुराना वाला जो कंपोजर है वो बहुत अच्छा है। फिर क्या किया जाए? दोनों को मिलाया जाए, दोनों को मिलाया जाए, जाहिर है। एक की मेलोडी पकड़ें आप, इजी मेलोडी पकड़ें, और एक से कहीं आप इसको अरेंज करें, देखिए कैसी चीज बनती है। और मेलोडी ओल्ड उठाएं, अरेंजमेंट नया रहे, लेकिन मेलोडी आसान रहे, यस आसान मेलोडी रहे, सिंपल सिंपल वही मेलोडी रहे। एक्चुअली आपके अंदर उतरती है और आप उसको महसूस करते हैं, इसके लिए जरूरी तो इजी, नहीं और वो याद भी हो जाती है। बिल्कुल, आप बागेशरी में कर रहे हैं, आप एमन में कर रहे हैं, दरबारी में कर रहे हैं, देश में कर ले, बिल्कुल देश में कर रहे हैं। देश में कॉम्पोजिशन ऐसी ऐसी हुई हैं, मजा आ जाता तक है। भैरवी में या भैरव में, मतलब जो भी किसी वो में तो आप कम, लेकिन आसान हो। लोग मुश्किल से नहीं गुजरना चाहते। देखें, जिसने म्यूजिक नहीं सीखना उसने म्यूजिक मुश्किल सुनना क्यों है? उसको आप आसान चीज दें ताकि वो उस तरफ आए तो सही, सुने तो सही ना, कम से कम। फिर हम उसको और फिर हम उसको मुश्किल के साथ वो blend जो करके भी कुछ एक, मटेरियल दे जी। दें ताकि वो डाइजेस्ट कर ले। रैप म्यूजिक में आप देखें, रैप म्यूजिक में म्यूजिक कहाँ पर होता है, लेकिन लोग सुनते हैं उसकी वजह के। एक तो उसके लिरिक्स होते हैं जो कॉमन गुफ्तगू के लिरिक्स हैं जैसे, लेकिन उसके पीछे एक लूप चल रहा होता है। जी आप कभी गौर करें, वो लूप इतना खूबसूरत होता है, ऐसे ही एक ही पीस होता है और बार बार वही रिपीट बार हो रहा बार चल रहा होता है। उसमें आपको कई जगह पे बाख भी नजर आता है, कई जगह पे आपको उसमें बेथोवन नजर आ रहा होता है, कई जगह पे मोजार्ट नजर आता है, मोटसार्ट नजर आ रहा होता है, कहीं पे आपको नजर आ रहा है। वो एक उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो निकाल लेते हैं किसी भी उनकी सिम्फनी का, उसको वो लूप लगा देते हैं। आपको भी मोजार्ट, बेथोवन नजर आ रहा है और मुझे इश्क मुर्शिद नजर आ रहा है। कुछ थोड़ा सा हो जाए, गुफ्तगू तो चलती रहेगी। श्योर बिल्कुल।
इम्प्रोवाइज। बहुत खूब, वेल डन। क्या बात है, हमारे क्या जो बात है, रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स उनको बड़ा पसंद था, डेली वही गाना सुनते हैं, पता है आपको? क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। अच्छा देखें, ऐसे है कि बहुत सारे साज बच्चों को पसंद आते जाते हैं। अभी जैसे आपने ये साज प्ले किया है, जी। असल में इंसान इंस्पिरेशन ले रहा होता है, सुनने वाला। हमें नहीं पता कि हमारे कितने सुनने वाले, देखने वाले इस साज को बजता हुआ जब सुनेंगे, आपको बजाते हुए देखेंगे, तो इंस्पायर होके और वो भी कहें कि मैंने भी ये साज सीखना है, यही ट्यून मैं भी कभी बजा रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ वे फॉरवर्ड, लेकिन हमारे पास क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि हम बच्चों को इतनी स्पेस दे रहे हैं कि वो मौसीकी की तरफ आएं और एआई से हट के भी कुछ प्रैक्टिकल मौसीकी की तरफ जाएं? बिल्कुल ऐसा है। जब आप बच्चों के लेवल पे जाके उनके दिल की बात करेंगे, हम्म आप किसी भी मीडियम से करेंगे तो बच्चे सुनेंगे। हम्म जब आप प्रेफर करेंगे कि वो एआई की तरफ जाएं तो वो फिर उसी की तरफ जाएंगे। हम्म ये आपके सामने मिसाल है। हम्म घर में गिटार्स पड़े हुए थे, हम्म मैं इसके सामने बजाता होता था। हम्म तो इसने गिटार आहिस्ता आहिस्ता इसने बजाना शुरू कर दिया। जब इसने गिटार प्रॉपरली पकड़ लिया, शुरू कर दिया, फिर मैं अपना वायलिन पकड़ के अलग हो गया। एक इसका रास्ता बन गया इब्राहिम का। तो अब अगर मैं देखूं कि गिटार, अब ये मुझसे बहुत अच्छा गिटार बजाता है। मैं ये नहीं कह सकता कि कितना अच्छा बजाता है, लेकिन मुझसे बहुत अच्छा गिटार बजाता है। लेकिन मोटिवेशन तो इसको मोटिवेशन आपसे ही मिली। जी, मोटिवेशन मुझसे मिली। इसको माहौल भी मिला ना, घर माहौल में भी मिला, बिल्कुल। हमारे यहाँ तो अभी ये माहौल ही नहीं है, म्यूजिक सुनने का माहौल नहीं है। हाँ, वही बात है कि अगर हम बच्चों के लेवल पे कोई चीज़ जाके बजाएंगे, अगर मैं बच्चों की पोइम्स इस पे बजाऊं या बच्चों के सॉन्ग्स या वो चीज़ें जो बच्चे सुनते हैं वो बजाना शुरू कर दूं, तो ऑटोमेटिकली और वो जितनी अच्छी बजाऊंगा उतने ज़्यादा बच्चे मेरी तरफ को आएंगे। और वो सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं। हमें कई मरतबा ऐसी चीज़ें बजानी पड़ती हैं ऑडियंस में, जब हम लोग बैठे होते हैं, बच्चों के लिए ऐसी चीज़ बजानी पड़ती है जो पहले नहीं कभी भी बजाई। लेट्स से बच्चे रो रहे हैं, कोई बच्चा रो पड़ा है, उसको हंसाने के लिए बेबी शार्क भी आपको बजाना पड़ता है। तो जब आपने बेबी शार्क बजाया तो दे विल अट्रैक्ट। अच्छा, ये जितने भी फ़नून लतीफ़ा है ना, आप बेशक मतलब शायरी में ले लें, म्यूज़िक में लें, तो ये मकबूल वही चीज़ होती है आवाम के अंदर जो उनको फील हो रही होती है, समझ आ रही होती है, रिलेट करते हैं वो अपने आप को, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि म्यूज़िक में भी हम कोई सॉन्ग जब बनाते हैं तो उसका ख्याल रखना ज़रूरी है जी जी कि वो मेलोडी ऐसी हो जिस पे हम बात कर रहे हैं आज, और शायरी भी वही, आपने देखा कि वही शेर आपको याद होता है जो आपके दिल की बात भी बयान कर रहा हो और हो भी आसान हो, समझ भी आने वाला हो। जी, ठीक है ना, वो सिर्फ ख्वास के लिए नहीं होता। तो वो मकबूल म्यूज़िक वही म्यूज़िक है जो ऑफ कोर्स पॉपुलर म्यूज़िक है। एग्जैक्टली। अब देखिए, मैंने ये बजाया ना, इश्क मुर्शद हमने बजाया, तो मैं देख रहा था, मैंने बस एक दफ़ा अवैस भाई को देखा, अवैस भाई सामने देख रहे थे, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरी ऑडियंस कितनी है और कहाँ कहाँ पे है। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा इसमें सही घुस गया, इसमें मतलब एंटर हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि देखें, सारी ऑडियंस ने सुना, क्योंकि वो पब्लिक की बात थी। जी जी। अगर मैं यहाँ पे कोई क्लासिकल चीज़ बजाना शुरू कर देता या कोई ऐसी चीज़ जो इन्होंने नहीं सुनी, ये बल्कि हमारे यहाँ अभी आप देखें ना, ये ऐसा होता है कि जितनी भी महफिल होती है मौसीकी की, उनमें जो फरमाइशें होती हैं वो वही है कि मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांगो, सो एंड सो। यानी वो कोई और ऐसा गीत सुनने पे अभी रजामंद ही नहीं होते कि जो कंपोजिशन कोई और भी अच्छी आप सुन लें भाई। जी। तो ये है थोड़ा सा हमारे यहाँ ट्रेजिक है ये चीज़। यानी ये ऑप्शन होनी चाहिए कि आप कोई, ये भी तो नई चीज़ थी ना जब ये आई थी, अब ये फैल गई है। हाँ जी, फैल गई है, जैसे खुशबू फैलती है। तो मेरा ख्याल है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी जो म्यूज़िक कंपोज़र है ख़ास तौर पे या सिंगर है कि वो क्या गा रहा है, वो जब वो ओपिनियन पब्लिक के ऊपर छोड़ दे, ये पब्लिक ओपिनियन। हाँ जी, ठीक है ना। तो फिर वो जब आवाम सुनती है तो वो फिर
हिट हो जाता है ऑफ कोर्स। बिल्कुल। तो ये दो मरहले हैं मेरा ख्याल है कि एक तख्लीक का वो मरहला है जो आप कोई भी पीस आप बना रहे हैं इसमें, या आप बना रहे हो गिटार पे कोई पीस, अब आपने उसको जब प्रेजेंट करना है, पब्लिश कर दिया आपने सोसाइटी के लिए, तो वहाँ पे अब आपको महसूस होगा कि यार मेरा ये जो गिटार का पीस था या वायलिन का ये वाला जो सॉन्ग था या ये वाली सिम्फनी थी कोई, तो वो किस तरह से लोग अब उसको सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और वो कितना उसका कवर चल रहा है बार बार, और रिस्पांस क्या है लोगों का। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा इफ्तिखार, ये बताएं कि बतौर एक म्यूज़िशियन, बतौर एक फनकार होना कैसा है? सोसाइटी कैसे बिहेव करती है? आप कैसे लोगों को एक्सपीरियंस करते हैं? हमारी सोसाइटी जो है ना वो बड़ी मज़ेदार है। वो आपको आपके आर्ट से नहीं पहचानती, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस से आपको पहचानती है। दुरुस्त कहा आपने। अगर एक अच्छा आर्टिस्ट, फेमस आर्टिस्ट है, उसकी वर्थ भी अच्छी है, तो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होगी। और शुरू शुरू में अगर कोई एक आर्टिस्ट, जब मैंने ये शुरू किया था वायलिन बजाना, तो मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी उसके लिए मुझे जॉब्स नहीं करता था, जॉब्स छोड़ दी मैंने। तो मुझे उस वक्त का अंदाज़ा है कि वो वक्त मैंने घर में और अपने दोस्तों में कैसे गुजारा है। लोग आपकी कॉल भी अटेंड नहीं करते उस टाइम, जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते तो लोग आपको अटेंड नहीं करते, एंटरटेन नहीं करते आपको। फिर उसका जो जवाब है वो आर्टिस्ट तब देता है जब वो मारूफ हो जाता है, जब और फिर वो कॉल अटेंड नहीं करता। नहीं, मोस्टली आर्टिस्ट इस्तेमाल नहीं करते। आर्टिस्ट क्योंकि वो होता ही पब्लिक का है। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है, मुझे ये लगता है कि क्योंकि हम भी आर्टिस्ट हैं, मुझे तो अपने ऊपर नाज है कि मुझे शायरी आती है, लिखना आता है, म्यूज़िक की समझ है, म्यूज़िक सुनना आता है या सुन रहा हूँ, तो मुझे तो नाज महसूस होता है, चाहे कोई उसको डिसलाइक करे या मुझे मेरी हौसला शिकनी करे जितनी मर्जी, लेकिन मुझे सेल्फ के अंदर रहते हुए मुझे तो उसमें लुत्फ आता है। तो यही चीज़ तो देखें, ये चीज़ तो आपको पता है जी। जो वक्त आपने गुजारा आर्टिस्ट बनने में और लोगों तक पहुंचने में, उसका किसी को नहीं पता होता ना। ये जो प्राइड हमें मिलती है बाद में आके, लोग उससे हमें जानते हैं कि यार ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये बड़े अच्छे वायलिनिस्ट हैं ये। लेकिन उससे जो पहले का टाइम होता है वो मुश्किल है, वक्त है, वो बहुत मुश्किल है। इसके बिल्कुल दो फेजेस हैं और बिल्कुल ऑपोजिट दो फेजेस हैं। वो जिसमें आपने मेहनत करके, क्योंकि आप डिग्री नहीं कर रहे, कोई आप डॉक्टर नहीं बन रहे, इंजीनियर नहीं बन रहे, आप उसकी तरफ नहीं गए, कंप्यूटर की तरफ नहीं गए आप, तो आप कर क्या रहे हैं? सबसे पहले तो सवाल ही होता है कि आप करते क्या हैं, इसके अलावा कहते क्या करते हैं आप करते क्या? इस दश्त में वैसे आपको कितने साल हो गए इस वायलिन के साथ? वायलिन के साथ मुझे 25 साल हो गए। 25 साल जी। यानी स्टार्ट किए हुए, और फिर मैंने इसको बाकायदा मैंने शुरू किया था 2012 में। 2012 में वो जॉब शॉप जब चली गई मेरी, तो वो अब बड़ी अच्छी जॉब थी, तो उससे अच्छी जॉब मुझे अफसोस हुआ उसका? अच्छा नहीं, अफसोस नहीं हुआ था मुझे उसका, अफसोस नहीं हुआ। मैंने उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैंने अब जॉब करनी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचने में फिर 10 साल लगेंगे, और 10 साल के बाद मैं तो वही कुछ रहूँगा ना, मुझे फिर कोई निकाल देगा जॉब से। तो जब 10 साल बाद मुझे कोई निकालेगा, तो मैं तो 50 ईयर्स का हो गया होगा, तो मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, बच्चे बड़े हो चुके होंगे। बस वो मैंने कहा मैंने जॉब नहीं करनी है, अब मैंने वो करना है जो मेरा दिल करता है। तो दिल करता था वायलिन सीखने का, बजाने का, वो मैंने वायलिन पकड़ लिया। वायलिन पकड़ लिया, वो अल्लाह का शुक्र है, तो अंडरस्टैंडिंग तो थी मुझे। तो 1 साल मैंने तकरीबन घर में छुप के गुजारा, बंद हो के बिल्कुल। रात को अपने कमरे में चला जाता था, शुरू हो जाता था, इसके ऊपर एक म्यूट होता है वो लगाया और शुरू हो गया। ये इतनी स्वेल हो गई थी जगह ये हाथों में। फिर सुबह सोता था और फिर 4 बजे उठता था, फिर थोड़ा सा काम करके फिर घुस गए। तो
वो टाइम पड़ा। इस निशान को देख के तो मुझे ये लगता है कि आपने वाकयातन बहुत ज़्यादा वक्त दिया है, इस पर बहुत मेहनत की, और फिर ये आपके जिस्म का हिस्सा बन गया है। ये रूह का हिस्सा बन गया। हाँ, ऑफ कोर्स, जी। रूह जिस्म के अंदर ही, वो रूह का हाँ, हिस्सा बन जी गया। जी। तो वो वाला जो टाइम होता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हिम्मत हो, वो तो आर्टिस्ट ऐसे बनता ही नहीं यार, नहीं, बिल्कुल सही कहा। ऐसे हमारी सोसाइटी में फिर और है तो बहुत मुश्किल आर्टिस्ट हो के यहाँ पे सरवाइव करना, मूव करना बहुत मुश्किल यही है। तो मेरा सवाल था। सबसे मसला बड़ा ये है कि प्लेटफॉर्म्स नहीं है ना जी जी जी। आपके पास। आप इंडस्ट्री नहीं है हमारे आप पास। देखें 100 वायलिनिस्ट आप प्रोड्यूस कर देते हैं, आप वो उनको बजाएंगे कहाँ पे, कहाँ बजाएंगे, वो और वो किसके लिए बजाएंगे? किसके लिए बजाए? बिल्कुल। अब इस बात को हम थोड़ा सा अगर आगे लेके जाएं तो हम देखते हैं कि जो इदारा जाती एक शेल्टर या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जिसे हम कहें, जी। म्यूजिक को जो पहले मैसर थी 60-70 की दहाई तक तो बहुत अच्छी उस वक्त तो मैसर थी। फिल्म नगरी भी फिल्म थी और थी, स्टेज था, रेडियो, टीवी, ये सब एक्टिव थे। आर्ट्स काउंसिल्स, दीगर जो प्रमोट करने वाले इदारे हैं वो जी, भी जी, अच्छा जी। काम कर रहे थे। हाँ जी। अब कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि कोई वे आउट है इस सोशल मीडिया को लेके, या कोई और एवेन्यूज़ हैं कि कोई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में असर आ सके? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो जो मेरी जो सर्वाइवल है मेरा, जो हम्म वो वहाँ जो जो उसके लिए फाइट थी वो तो मैंने अब निकाल ली हुई। फिर मैंने उसके लिए अपने लिए खुद से जगह बनाई, हम्म। खुद से जगह बना। रास्ता तो खुद ढूंढना रास्ता, पड़ता है वहाँ हाँ पे, जी। ऐसा ही। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कितने सोलो वायलिनिस्ट हैं, सब ने खुद से ही जगह बनाई होगी अपनी। मेरा नहीं ख्याल है कि रईस भाई ने भी, इनको भी किसी ने सपोर्ट किया होगा। रईस भाई को मैं फॉलो करता हूँ, उस्ताद भी हैं मेरे। ठीक है, उस्ताद रईस अहमद जो जी वाइलिन जी नवाज जी, हैं। मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे दिल के भी बड़े करीब रहते हैं, और बड़े मज़ेदार इंसान है वो। जैसे बड़े लतीफ़ और नाजुक उनकी तबीयत है, हल्की सी बात भी जो है ना उनको फील करते हैं उसको। ट्रीट बुजुर्गों की तरह करते हैं, नाराज बच्चों की तरह होते हैं, बड़े मज़ेदार। अच्छा, तो लेकिन उनका सफ़र भी मैंने देखा। एक जगह मेरा हो गया था थोड़ा सा, कहीं पे मुझे उनकी ज़रूरत पड़ गई कि उस्ताद जी अगर इस तरह हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करते? कहते कुछ नहीं, जितने में बात बनती है ना करो, और फिर मैं बाद में बात करूँगा। तो वो वहाँ से कहते हैं, इफ्तिखार मैं वहाँ से गुजर चुका हूँ जहाँ से तुम गुजर रहे हो, इसलिए रुकना नहीं है, चलते जाना, अब तुम पीछे नहीं जा सकते। ऐसा ही है। अच्छा, एक फरमाइश है, रूठे हो तुम, आप कर लेंगे प्ले? क्योंकि आपने जिक्र भी किया ना, वायलिन में से वाकई प्ले भी बहुत अच्छा हुआ। चलें, मेरा ख्याल है इफ्तिखार और इब्राहिम काफ़ी से बातें होगी, मैंने कहा थोड़ा सा म्यूजिक ब्रेक लिया जाए। म्यूजिक ब्रेक।
क्या बात बहुत है, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। आला, बहुत आला, बहुत खूबसूरत, जब दिल से कोई आह निकलती है तो असर असर रखती रखती है है और नहीं पर पर नहीं नहीं, पर- ताकत परवाज मगर पर रखती है। नहीं परवाज मगर नहीं, रखती है। परवाज मगर, ताकत परवाज मगर रखती। इब्राहिम, ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और पढ़ाई से कितना शगफ है इस गिटार के अलावा? मैं ग्रेड 8 में पढ़ रहा हूँ और एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। हाँ, एवरेज एवरेज से थोड़ा सा। नहीं, इट्स अ वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि जब आप सोशली अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपके वालिद वायलिन प्ले करते हैं, आप गिटार प्ले करते हैं, तो आपको किस तरह के इम्प्रेशंस मिलते हैं अपने दोस्तों में, सोसाइटी में, कैसा लगता है? Does it feel good to be an artist? आई फील गुड टू बी एन आर्टिस्ट। और लोग नहीं, मतलब ट्रोल करते हैं। ट्रोलिंग होती है। ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे आप कोई नॉनसेंस किस्म का काम कर रहे हैं, जी तो लेकिन सुनना तो चाहते हैं लोग छुप छुप के, जी और वो पसंद भी करते हैं, लेकिन जी। ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल। तो आप इस डाइकोटमी को कैसे देखते हो? एक 8वीं क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा कैसे मुश्किल है। देखता है इग्नोर कर देता हूँ। वाह, कि ये इनको नहीं पता? इनको नहीं पता, ये लेवल तक ही नहीं अभी। और जब उन्हें समझ आएगी तो शायद वक्त भी जी, गुजर चुका होगा। बिल्कुल। अच्छा है। ये हल भी यही है, इग्नोर जी। कर देना ना, और तो कुछ हम कर नहीं सकते। वो जैसे क्या है कि जिसको लगी है वो उसी को पता है, जिस तन लागे वही जाने। हाँ, जिस तरह लगे वही जाने। वही जाने। ये इश्क की तरह है ना, ये क्या हम्म, करें, हो गया, अब क्या करें। और इसमें फिर हासिल वसूल कुछ है या नहीं है, नहीं, इससे भी मतलब नहीं है। इससे बिल्कुल मुबर्रा हो गया आपको। प्योर आर्टिस्ट तो तभी जी बनता जी है जी जी है ना? जी। प्योर कुछ है। आर्टिस्ट, मुझे तो आपके अंदर वाकई, मेरी तो पहली मुलाकात है और नज़र आया है आपके अंदर वो आर्टिस्ट जो मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे। सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं बड़े लोगों से मिला हूँ। that's a बड़े लोगों से compliment. इंटरेक्शन है, वैस को That- पता है, लेकिन ये है कि यहाँ it is पे साथ हमारे स्टूडियो, म्यूज़िक स्टूडियो, यहाँ पे हमने काफ़ी म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है, वैस ने भी जाहिर है किया है, आप हमने लोगों भी ने। किया है। तो लेकिन ये है कि उसमें पता चल जाता है कि यार कौन सा सिंगर कहाँ पे है, कौन सा आर्टिस्ट कहाँ पे है, किस तरह से सोचता है, किस तरह से बेशक। बिहेव करता है। जी जी। ये हमारे यहाँ फ्लॉ है बहुत बड़ा, कि एक आर्टिस्ट जो है वो बिहेव उस तरह से नहीं कर पा रहा, उसका एटीट्यूड वो नहीं है जो कि आर्टिस्ट का होना चाहिए। उसके अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, इनकिसार होना चाहिए, उसके अंदर फील होनी चाहिए, बात को एहसास महसूस करने वाला हो, है ना, दुख को समझता हो। लेकिन वो नहीं है हमारे यहाँ, रिएक्टिव हैं और सिर्फ एक ख़ास वही कि पैसे कब मिलेंगे, कितने मिलेंगे, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें बड़ी और तरह ले जाती हैं आपको। अच्छा इफ्तिखार, ये बताएं कि जब हम बात करते हैं मेलोडी की, कि एक कॉमन थ्रेड है मेलोडी जो न्यूअर लिसनर्स हैं या ओल्डर स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, उन सबको कंबाइन कर सकती है। तो जो न्यू स्टाइल ऑफ मेलोडी है, उसकी कोई शक्ल कभी आपने बनाने की कोशिश की कि ये वो मेलोडी है जो ओल्डर और न्यूअर दोनों साइड्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके सुनाई जा सकती है? ये पता है, ये पढ़ाई मुश्किल लेकिन आसान भी है। आपने सिर्फ रिदम चेंज करना है अपना। हम्म, हो सकता है बड़ी ऑकवर्ड सी बात मैं कर जाऊं या करने लगूं। फैशन आपने शादियों में देखा है, बच्चियां तैयार होकर शादियों पे जब जाती हैं बड़ी प्यारी प्यारी से लग रही होती हैं, वहीं से उनके रिश्ते आ जाते हैं। स्कूलों में नहीं आते, यूनिफॉर्म होता है वहाँ पे, सब यूनिफॉर्म में होते हैं। लेकिन जब जिसने फैशन कुछ डिफरेंट किया होता है, वो स्टैंड आउट कर रहा होता है। स्टैंड आउट कर रहा होता है। आपने जो अब जो फैशन है, उसको जो ड्रेसिंग है, मैं ड्रेसिंग की बात कर रहा हूँ, वो है रिदम, अरेंजमेंट इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट हम देखें तो। अरेंजमेंट। जी, आपने उसको अरेंज कैसा किया हुआ है।
आप उसमें सारंगी के किसी अच्छी सी मेलोडी को आप अरेंज करें किसी रैप आर्टिस्ट के साथ, तो वो हिट हो जाएगा, पीस आपका डेफिनेटली हिट हो जाएगा। एक बारीक सी और बात मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ आपसे, उस पर कमेंट, और मैं चाहूँगा कि बिलाल भी ज़रूर उस पर कमेंट दें कि अभी पिछले कुछ अरसे में हमें ऐसा महसूस हुआ है कि बहुत 60s और 70s के पुराने गीत हमारी यूथ को इंस्पायर किए हैं। वो उन गीतों को सुनना शुरू हुए हैं, उनको डेडिकेशन शुरू हुई है, उनको रीमिक्स करना शुरू हुए हैं। हालांकि उनके अंदर जो अरेंजमेंट है या जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, लिबास उनका वो पुराना ही है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस आई है हमारी सोसाइटी में। कहीं इस वजह से तो नहीं है कि हमारी सोसाइटी में ओरिजिनल मेलोडीज़ की कमी हो गई है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से वो वैक्यूम भरने पुरानी मेलोडीज़ कहीं ना कहीं से दोबारा आ रही हैं। देखिए रियलिटी तो रियलिटी है ना, रियलिटी अपनी जगह बना लेती है, सच जो है वो अपनी जगह बना लेता है। झूठ कितनी देर आप चला सकते हैं, या एक नकली नोट आप कितनी देर चला सकते हैं, ठीक है ना। असली नोट की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा पड़ती है, ठीक है। और वो अगर आपको किसी बड़ी करेंसी में आपके पास मिल जाए तो आपके पास ज़्यादा होगा। ये जो पुराने लोग हैं उनके पास समझे है कि वो अच्छी वाली गोल्ड की करेंसी है, जो नए वाले लोग हैं उनके पास तो नकली ही है ना, वो जल्दी ख़राब भी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, पकड़ी भी जाती है। मेरे नज़दीक ये है इफ्तिखार साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मेलोडी है ना, जो म्यूज़िक है, कोई सॉन्ग है, मैं क्योंकि फिल्मी गीत में ज़्यादा सुनता हूँ, तो उसमें मार्जिन ये है आपके पास कि उसकी कोई, मुझे लगता है कि उसकी कोई उसको किसी आप सदी के साथ, किसी सन के साथ बांध के नहीं रख सकते। वो हो सकता है 2000 साल बाद भी आप सुने तो वो आपको वैस फील हो, आप उसको अपने साथ रिलेट कर सके, उसकी बल्कि उसकी एज बहुत ज़्यादा होती है जी, और हो सकता है वो 2000 साल पहले की बनी हुई हो और चल रही हो जी, और उसकी मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशंस मुख्तलिफ एजेस ने एक्सपीरियंस की हैं। जैसे कि हम फोक की बात करते हैं कि उसका एडवेंट पता ही नहीं है कि वो कब एडवेंट हुआ, किस किस जनरेशन ने उसको किस शेप में सुना और उसको पास ऑन करते गए, और अब वो हमारे पास है। हमारे बाद में जिस जनरेशन ने या जनरेशन्स टू कम ने उसको सुनना है, उसमें कोई एवोल्यूशन तो नहीं होना, जी, वही सेट पैटर्न रहना है। उसमें उसकी जो लिबास की पहनावे की जो शेप है वो शायद थोड़ी सी चेंज और हो। क्रिएटिव इनोवेशन जो है ना, वो वक्त के साथ साथ अगर हम देखें हर जगह पे, मतलब अदब में, शायरी में, मौसीकी में, एक्टिंग में, वो कम होती गई है। अगर आप उस तरह से देखें कि वो डिज़ाइनिंग बढ़ गई, आपकी प्रोडक्शन डिज़ाइन बड़ा आ गया, आपको फ्रेम बड़े अच्छे बनाने आ गए, सिनेमाटोग्राफी आपकी आ गई, कलर ग्रेडिंग आ गई, सब कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट बहुत अच्छा आ गया आपके पास। लेकिन वो जो मार्जिन था ना, जो मेलोडी थी, जैसे कि अभी आपने प्ले की, या और भी बहुत सारी हैं पाकिस्तान के पास, हमारे पास, तो वो मार्जिन आप देखेंगे 50s में ज़्यादा था, 60s में था, 70s में, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता गया। फिर साल में 1 या 2 मेलोडी आपको मिलती हैं, या एक भी मिल जाए, या पिछले 15-20 साल में पूछता हूँ कि यार कोई है ऐसी मेलोडी जो हमें फील हुई हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब उस तरह से देखना। तो वो ही बात है कि उसको, एक तो वो एनवायरनमेंट हमारे पास नहीं है, क्रिएटिव इनोवेशन कम हुई है, तो जो पहले हो चुकी हुई है उसी को फिर वो रिदम के साथ या उसको न्यू अरेंजमेंट के साथ नए फ्राक पहना के आप उसको दोबारा पेश कर देते हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखें, जो चीज़ आप आर्टिस्ट आदमी है, आपको इस बात का ज़्यादा अंदाज़ा होगा। जैसे शायर कहते हैं ना कि वो एक नज़म उतरी है जी, मैंने लिख ली। कंपोजर्स भी बिल्कुल ऐसे होते हैं। बड़े कंपोजर्स जो हैं वो, उनको मैंने सुना ये कहते हुए, कहते हैं यार उतर आती है, उसको बस हम अरेंज करके आगे दे देते हैं, बनाते नहीं, बनती नहीं है चीज़ें। तो जब से हमने बनानी शुरू की हैं, ठीक है, ऐसा ही, वो जिस्म तो है नहीं है, वो तो रूह है, उसको आप क्रिएट नहीं कर सकते, वो तो बनी हुई है, आपने खाली करना है अपने आप को उसके उतरने के लिए। जी जी, बिल्कुल। तो इफ्तिखार, ये एक्सपीरियंस आपके साथ कभी हुआ, और अगर हुआ है तो हम चाहेंगे कि उस एक्सपीरियंस को एक
मुजस्सम शक्ल में यहाँ पे भी पेश करें। आपने कुछ ऐसा बनाया हो जो आपने थोड़ा कोई ऐसा पीस? बहुत आला, वाह, बहुत खूबसूरत। great। कोई भी असल में नई क्रिएशन जो है वो इंस्पायर करते 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 अपना स्पेस बनाते हुए टाइम लेती है, और जाहिर है कि जब आप उसको दोबारा सुनते हैं फिर उसकी मज़ीद बारीकियां समझ में आती हैं। इब्राहिम, ये बताएं कि फ्यूचरिस्टिकली अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं, क्या एस्पिरेशन है आपकी अपने बाबा को साइड लाइन करके? क्या गिटार्स में आप क्या करना चाहते हैं? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है? अच्छा, ये बताएं कि आपको अभी कौन पसंद है गिटार्स में? गिटार्स में फराज अनवर, पाकिस्तानी गिटारिस्ट। और अगर वेस्ट में? वेस्ट में गैरी हॉल्ट, अगेन मेटल। मेटल। ठीक है। इफ्तिखार, जब हम फ्यूचर को देखते हैं, जैसे अभी मैं इब्राहिम से पूछ रहा था तो इब्राहिम के लिए शायद ये मुश्किल है अभी डिफ़ाइन करना कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन आप इब्राहिम को किस फ्यूचर को परस्यू करते हुए देखना चाहते हैं? बस मैं ये चाहता हूँ कि ये अपने आप को एक्सप्लोर करे, म्यूज़िक में अपने आप को एक्सप्लोर करे और करता जाए। ये मंजिल नहीं है, ये रास्ता है। ये जो म्यूज़िक है ये मंजिल नहीं है, ये एक रास्ता है। इस रास्ते को आपने ये इस जर्नी है, जर्नी करते जाएं, रुकना नहीं है और डिसअपॉइंट नहीं होना। सबसे ज़्यादा जो मेरा इस पे एम्फेसिस कह ले या फोकस होगा वो ये कि डिसअपॉइंट नहीं होना। बहुत सारी बातें होंगी, जैसे वो अलादीन का चिराग नहीं था कहानी, उसमें उसका चाचा उसको गार में भेज देता है, कहता है कि वो तूने जाना और वो चिराग लेकर आना है और तूने पीछे मुड़ कर नहीं देखना, पीछे मुड़ के देखेगा तो पत्थर का बन जाएगा, लेकिन आगे चलता जाएगा तो चिराग ले आएगा। तो ये चलता जाएगा तो ये कुछ चिराग ले आएगा, चिराग ले आएगा ये। अब मुझे ये नहीं पता कि वो ये क्या करेगा, क्या बनेगा, कोई नया कोई नई एक्सपेरिमेंट करेगा, कोई नया जॉनरा निकाल लेगा, कुछ कर लेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये म्यूज़िक में रहे। मैं आई रियली रिस्पेक्ट म्यूज़िक। ये सबसे खूबसूरत बात है जी। और बेखबरी भी अच्छी होती है। अभी कोई बात नहीं, अगर आपको खबर नहीं, हाँ, कुछ अर्से बाद खबर होना शुरू हो नहीं जाएगी। इसकी एज में आप यकीन करें, मैं पेपर पे बनाया करता था गिटार्स, और मेरी जो फिजिक्स की बुक थी, केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल बुक होती थी, बजाय उस पे वर्नियर कैलिपर बनाने की, वर्नियर कैलिपर बनाने के या वो मेंढक का वो जो है दिल, उसका आर्टेरियल सिस्टम वो बनाने के, मैंने गिटार बनाए होते थे, उस पे पियानो बनाए होते थे। ठीक है। वो जो कहते हैं कि आर्टिस्ट्स आर बोर्न डिफरेंट, ऐसे वो मुख्तलिफ एक सोच हमने तो होती ये भी है। किया था वो जो जैसे कोई बिस्किट का डब्बा हो गया या साबुन की डब्बी होगी ना, सोप की, और उसके ऊपर रबर्स लगा के ना, मैं बचपन में ऐसे ऐसे करता स्ट्रिंग प्ले करने की कोशिश होती है। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी आती थी। मेरे फ्रेंड, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गया तो पिंडी
सदर तो वैगन में वो जाया करता था, तो वहाँ पे एक आदमी ना वो बेच रहा था कुछ विसल्स करके, वो जो जिसकी हम कलम बनाते हैं ना, कलम से लिखते थे, उस तरह की कोई चीज़ थी। उसने उसके अंदर सुराख करके तो ऐसे ऐसे उसको ब्लो इन ब्लो आउट ब्लो करता था। फिर साथ उसने कोई एक स्टिक रखी थी जिससे उसको पिच चेंज होती थी। मैंने उसको बुला लिया, तो मैंने कहा कितने का? कहता है ये 10 रुपये का। मैंने ले लिया। अब वो 10 रुपये का मैंने लेके मैंने उसको थोड़ी देर अंडरस्टैंड किया, मैंने गाना बजाना शुरू कर दिया उसमें से। नाइस। तो मेरा फ्रेंड पहले तो मुझे कहता है कि तू क्या करेगा, ये बच्चों वाली चीज़ है। मैंने कहा नहीं यार, मैं लेने दे मुझे। वो मैंने बना लिया, तो म्यूजिक वाज ऑलरेडी देयर इनसाइड। यस। मैंने और शर्म नहीं। उसको आप किसी भी तजुर्बे में ढाल सकते Oh, हैं, yes. कोई भी, जैसे मतलब टेबल बजा रहे होते हैं, कोई चीज़ कर रहे होते हैं, इस तरह से रिदम में, और बिल्कुल। तो अपने आप फ्लूट को को आपने पहचानना है। आप गिटार में से कोई और आवाज़ भी निकाल सकते हैं। मुझे वो लोग गिटार में से वो उसको उन्होंने मेटल कर दिया। आप गिटार में से आप तो सारंगी बजाएं, आप शहनाई बजाएं, सितार के ना। पास जितार भी आ गया ना, देखो है। बहुत सारी इन्वेंशंस हैं, वो जाहिर है होती साजों में रहेंगी, होती रहेंगी, और पहले शीशे भी के उस पार से। बिलाल, हमें कहा जा रहा है कि अब वक्त काफ़ी हो गया है। चलें। डिस्कशन तो ऐसी है हाँ। कि जिसमें बहुत दिल लगा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें मज़ीद एक्सप्लोर हो सकती हैं, लेकिन आज के इस म्यूज़िक मीटअप की एपिसोड में हम चाहेंगे कि जाने से पहले इफ्तिखार और इब्राहिम हमें और कोई बहुत खूबसूरत सा एक क्लोजिंग नोट सुनाएं, और उसके उस साथ ही मेलोडी हम के साथ हम इजाज़त इजाज़त चाहेंगे। चाहेंगे। हाँ चले, हम नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक जी, ज़रूर। मनक़बत आपको। नाइस। थैंक यू। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। जी, तो सामीन और नाजरीन, आपने एक म्यूज़िक मीटअप की एपिसोड सुनी और देखी, और इसमें हमारे मेहमान थे इफ्तिखार अहमद और उनके बेटे मोहम्मद इब्राहिम। इफ्तिखार अहमद वायलिन नवाज़ हैं, जबकि इब्राहिम गिटार बजाते हैं। इनके लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, और आपका बहुत शुक्रिया इफ्तिखार और इब्राहिम, आप हमारे प्रोग्राम में आए। और बिलाल, हम चाहेंगे अपने सामीन और नाजरीन से इजाज़त। तो इंशाल्लाह
अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।